जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था बच्चों? लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क बताया था और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डिटेल भी मैंने तुम्हें बता दी है। हाँ या ना? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको समझने के लिए पहले तुम्हें ये समझना होगा। देखो, ये वेलोसिटी एक्चुअली है किसकी? करंट की, चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, किसकी है? कंडक्टर के अंदर फ्लो कौन कर रहा है? चार्ज। और वो कौन सा चार्ज है जो फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो पक्का ये इलेक्ट्रॉन की ही वेलोसिटी होगी। तो ये एक ऐसी एवरेज वेलोसिटी है जिससे सभी टोटल नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। समझ में आ गया? तो इसको धीरे धीरे जीरो से स्टार्ट करते हैं बच्चों। मान के चलो यहां पर हमारे पास एक कंडक्टर है, मतलब मैं ले रहा हूं केस 1, व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड across the end of a conductor। मान लो कोई कंडक्टर है और उसके एंड्स पे मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, कोई बैटरी नहीं जोड़ी, तो कैसा दिखेगा वो? सही है? इसमें मैंने यहां से कोई बैटरी नहीं जोड़ी है, ये सिर्फ एक कंडक्टर है। समझ में आ गया? अब मुझे ये बताओ बच्चों, इसमें जो पहले ही बताओ कि इसमें क्या चार्ज फ्लो हो रहा होगा, क्या चार्ज मूव हो रहा होगा? दिमाग लगाओ। जब मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ही नहीं तो इसमें चार्ज वाला फ्लो क्यों करेगा? नहीं करेगा ना। तो फिर भी एक बात याद रखना बच्चों, क्योंकि ये एक कंडक्टर है तो पक्का ये एक मेटल होगा, और मेटल है तो पक्का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इसमें बहुत सारे सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैंने तुम्हें कई बार ये बात बताई है, करीब करीब 10⁻⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ या ना? ये चीज मैंने तुम्हें कई बार बताई हुई है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही बेरोजगार है, ऐसे ही घूम रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो थोड़ी लूजली बाउंड है, और वो इतने लूजली बाउंड है कि वो एक एटम से दूसरे एटम पे इजीली जंप करके जा सकते हैं, और फिर दूसरे एटम वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तीसरे पे जा सकते हैं। तो ऐसे अंदर वो घूम रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं? मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सच में, तो क्या ये मूव कर रहे होंगे? तो यहां पर बच्चों ये कैसे मूव कर रहे होंगे? ये मूव कर रहे होंगे रैंडमली, तो इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। और ये रैंडम मोशन किसकी वजह से है बच्चों? थर्मल एनर्जी की वजह से। थर्मल एनर्जी इसलिए बच्चों, मान लो यहां पर मैं एक कंडक्टर लाके रख देता हूं, तो क्या यहां पर कुछ रूम टेम्परेचर है? कितना है जल्दी बोलो? अरे 25 मान लो यार, 300 केल्विन मान लो। सही है गलत है? इतने टेम्परेचर पे भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे होंगे। इस रैंडम मोशन का रीजन क्या है? थर्मल एनर्जी या थर्मल मोशन। समझ में आ गया? और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं जरा देखो। ये इलेक्ट्रॉन है, इधर गया, इधर टक्कर मारी। अच्छा, ये किसको टक्कर मार रहा है? किससे कॉलिजन हो रहा है? या तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से हो रहा होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का एटम से हो रहा होगा। हाँ या ना? अच्छा, फिर ये टक्कर मार के कहां गया बच्चों? फिर ये इधर चला गया, फिर यहां से इधर आ गया, फिर यहां से इधर चला गया, फिर यहां से इधर आ गया। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर चला गया, इधर इधर इधर
मतलब ये कहाँ जाने वाला है कॉलिजन के बाद ये हम नहीं जानते, और ये इसके बाद ऐसे घूमे जा रहा है। इस मोशन को क्या बोलोगे बच्चों? ब्राउनियन मोशन बोलो, रैंडम मोशन बोलो, कुछ भी बोलो। ये जो मोशन है इसमें तुम्हें बस दो बातें नोटिस करनी है, वो ये कि दो कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉलिजन कितनी है बच्चों? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 10⁵ मीटर पर सेकेंड दो कॉलिजन के बीच में। दूसरी बात, दो कॉलिजन के बीच में आप कहीं भी चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, हाँ या ना? यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू कॉलिजन। अब मुझे बार बार तो ये बताने की जरूरत है ना कि बैटरी और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो तो ऊपर ही लिख दिया मैंने, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो रैंडम मोशन हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अच्छा, इसकी वजह से टोटल करंट कितना कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है बच्चों? टोटल करंट कितना बना? भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मोशन में तो है ना, तो करंट बनेगा या नहीं बनेगा? तो टोटल करंट कितना बना? तो यहां पर बच्चों जो टोटल करंट बनेगा वो कितना हो जाएगा? 0। ऐसा इसलिए क्योंकि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आधे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम आधे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। अगर आधे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं कॉलिजन के करते करते रैंडमली, तो आधे नीचे जा रहे होंगे। तो टोटल करंट बच्चों कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? अच्छा, मान लेते हैं इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी या थर्मल मोशन, इसको थर्मल मोशन बोल देते हैं, तो एवरेज थर्मल मोशन कितना होगा या एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी 0 ही होगी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा बच्चों? मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, कुछ तो वेलोसिटी होगी। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आ रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इतने सारे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उन सभी के दो कॉलिजन के बीच में वेलोसिटी निकाली जाएगी और उन सबका सम किया जाएगा और जितने भी इलेक्ट्रॉन है उससे डिवाइड किया जाएगा। मीन फाइंड करना आता है नहीं आता? एवरेज अरिथमेटिक मीन फाइंड करना आता है। आप ये समझ लो, दो कॉलिजन के बीच में जो भी वेलोसिटी है ना, वो आप निकालते जा रहे हो हर इलेक्ट्रॉन की, और लास्ट में आप उसका मीन फाइंड करोगे, तब क्या आएगा? एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जो कि क्या है? क्यों है 0? अगेन वही, आधे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, आधे इधर जा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कुछ की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कुछ की वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो एवरेज क्या आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un डिवाइडेड बाय n क्या हुआ? ये क्या है बच्चों जो मैंने अभी भी लिखा? ये सभी इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी का मीन है, यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, जो कि क्या होगी? 0। इसका रीजन क्या है भैया? ये क्यों 0 होगी? अरे अभी तो बताया, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आधे इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट में जा रहे हैं तो आधे राइट में जा रहे हैं। समझ में आ गया? इसी वजह से एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? 0। कुल मिला के बात ये समझ में आ गई कि जो है करंट यहाँ पर 0 होने वाला है। करंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, कोई भी कहीं भी जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट, आप कॉमन सेंस लगाओ ना, जब आप बैटरी ही नहीं लगा रहे, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो चार्ज वाला फ्लो करेगा नहीं। और अभी हम थोड़ा डेप्थ में जाके हमने देखा तो पता चला फ्लो कर तो रहा है, मूव कर रहा है, पर रैंडमली आधे इधर आधे उधर जा रहे हैं, तो कोई करंट उसकी वजह से बनता नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई?
अब चलते हैं केस 2 की तरफ, इसको नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने साइड में लिखी हैं, ठीक है। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। Case 2, when some electric field is applied across the ends of conductor। कंडक्टर के एंड पे हम क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करोगे, और ये है हमारा केस 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करोगे, बैटरी ही तो लगाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है, बना दो भाई ये कंडक्टर। ठीक है, अब बताओ, इधर मैंने लगा दिया एक पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर लगा दिया नेगेटिव। जैसे मान लो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव है, पूरा जोड़ू क्या बैटरी के साथ, समझ गए ना। मैं बना ही देता हूं। इस कंडक्टर की लेंथ है मान लो L। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। वो अलग बात है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चों, इधर, हाँ या ना। अभी तक तो हमने यही सीखा ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, करंट किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। पर अभी तक हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट में जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, हाँ या ना। लेकिन अब हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाकर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन सीधा कैसे जाएगा, जबकि अंदर बहुत सारे एटम्स भी हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हैं, क्या कॉलिजन नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन ठीक है जाएगा उसी डायरेक्शन में, पर सीधा चला जाएगा क्या, नहीं। तो उसका मोशन कैसा होगा बच्चों, ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ये कैसे जा रहा है, ये इधर गया, इसकी यहाँ पे टक्कर हुई किसी से, किसी से का मतलब है या तो दूसरा इलेक्ट्रॉन या फिर कोई एटम, फिर यहां से ये इधर गया टक्कर खा के। भाई टक्कर खा के आप कहां जाओगे, ये आपके हाथ में थोड़ी ना है। मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन हो रहा है, तो वो कॉलिजन के बाद कहां जाएगा वो कोई बता सकता है। आप ऐसे इमेजिन करो, एक बॉल दूसरे बॉल के साथ टकराने वाली है, उसके बाद वो बॉल टकराने के बाद कहां जाएगी, कैसे बताओगे। क्या जरूरी है हेड ऑन कोलिजन हो रहा हो, क्या पता बस टच करके निकल जा रही हो, क्या पता सच में ही हेड ऑन कोलिजन हो रहा हो, तभी तो रिवर्स मार गया, तभी तो टकरा के इधर चला गया, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन टक्कर खा के इधर चला गया। अच्छा, यहां पर एक नोटिस करने वाली बात यह है बच्चों, यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन को अगर तुम ठीक से देखोगे ना, टक्कर खा रहा है, इधर उधर भिड़ रहा है, लेकिन जा धीरे धीरे उधर ही रहा है, जा धीरे धीरे उधर की तरफ ही। देखो अभी टक्कर खा के यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से टक्कर खा के यहाँ चला गया, फिर यहाँ से टक्कर खा के इधर चला गया, फिर यहाँ से टक्कर खा के इधर चला गया, फिर यहाँ से टक्कर खा के सपोज इधर आ गया, फिर इधर आ गया। मतलब जा वो धीरे 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 इधर ही रहा है। मतलब ऐसे समझो, देखो ये पॉजिटिव प्लेट है कंडक्टर की और ये नेगेटिव प्लेट है, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे गया, फिर टक्कर खा इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, तो धीरे धीरे जाएगा उधर ही, फिर टक्कर खा के इधर आ गया, फिर 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 थोड़ा पीछे चला गया, फिर ऐसे चला गया, ऐसे 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 करते 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 वो जा धीरे धीरे पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही रहा है। इतनी बात समझ में आई। बहुत सारी कॉलिजन्स होंगी, लेकिन धीरे 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 वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई नहीं किया था तब भी कॉलिजन हो रहे थे, तब भी इधर उधर जा रहा था, पर तब उसके पास कोई टारगेट, कोई मोटो, कोई एम नहीं था कि मुझे पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन इस बार क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया,
तो उस पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्लेट की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा? इस वजह से वो धीरे धीरे पॉजिटिव प्लेट की तरफ बढ़ रहा है। तो वो मैंने ऐसा शॉर्ट में यहाँ पे बना के दिखा दिया। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात देखो बच्चों, दो कॉलिजन के बीच में स्ट्रेट पाथ नजर आ रहा है या कर्व्ड पाथ नजर आ रहा है? तो यहां पर ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। समझ में आ गया? इसमें इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल और प्लेट। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? अच्छा, और एक बात बच्चों, इसमें जरा ध्यान दो, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के नजरिए से सोचो वो क्या फील कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं खिंचाव मिल रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, वो धीरे धीरे पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक इलेक्ट्रॉन है, उसको जाना कहाँ है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो वो इधर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, टक्कर हुई, टक्कर खाते ही वो कहीं और चला गया। समझ में आई? फिर टक्कर खा के फिर कहीं और चला गया, टक्कर खा के जा कहीं और है, लेकिन खिंच धीरे धीरे उधर ही रहा है, तभी तो वो इधर आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? टक्कर खाकर इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद कहीं भी जाए, लेकिन फोर्स उस पर धीरे धीरे पॉजिटिव प्लेट की तरफ की लग रहा है, इसी वजह से ही कर्व्ड पाथ बन रहा है। समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पर मुझे ये बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का V से क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का V से क्या रिलेशन है? क्या मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू V/L? हाँ या ना? जल्दी बोलो। अरे मुझे कब तक तुम्हें जिंदगी में ये समझाना पड़ेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस का साइन तो डायरेक्शन के पर्पस से है, वरना dV/dr, dV इंटीग्रेट करोगे V आ जाएगा, dr इसकी लेंथ L, क्योंकि हम इन दो पॉइंट्स के बीच में कंसीडर कर रहे हैं खाली। हाँ या ना? तो ये बात समझ में आ गई? एक फॉर्मूला ये आ गया आपके पास। अच्छा, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट कोई भी चीज तभी होगी जब उस पर क्या लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे? फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट ऑन इलेक्ट्रॉन कितना लग रहा है? QE। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? माइनस का E इंटू E। हाँ या ना? फोर्स आ गया बच्चों। फोर्स का एक और फॉर्मूला भी है, F इक्वल टू ma। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो पक्का उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगा या नहीं आएगा? आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे तो उसमें एक्सेलरेशन तो आएगा ही ना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन कितना आया? ये आ गया आपके पास फोर्स। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in electron due to this force कितना हो गया बच्चों एक्सेलरेशन? F/m, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? माइनस E/m, यानी एक्सेलरेशन का फाइनल फॉर्मूला आ गया माइनस E कैपिटल E/m या फिर माइनस का E V/ml। आया ना? क्योंकि E की जगह आप V/L पुट कर सकते हो, तो इस कैपिटल E की जगह V/L पुट करोगे तो यही तो आएगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? इसके बाद जरा सोच के देखो, दो कॉलिजन्स के बीच में देखो, सबसे पहले ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अब आपको डेफिनेशन समझनी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक ऐसी एवरेज वेलोसिटी है जिससे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो समझ में आया?
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड अ कंडक्टर which are moving towards the positive plate when external electric field is applied. कुछ समझ में आया? तो वेलोसिटी के अंदर टाइम का भी कुछ लेना देना होगा, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, हाँ या ना? तो बच्चों यहाँ पर एक और टर्म हम डिफाइन करने वाले हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, दो कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम इलैप्स हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ गया? दो कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि कुछ भी नहीं है, इट इज द टाइम इलैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। और इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों? इट इज डिनोटेड बाय टाउ। किससे डिनोट कर देते हैं? ग्रीक लेटर है टाउ। अरे जिससे टॉर्क को डिनोट करते थे पहले, और यहां पर टाउ है। समझ गए बच्चों? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा फिर? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ गया ना? दो कोलिजन के बीच में लगने वाला समय। और इसकी वैल्यू भी मैं तुम्हें बता देता हूं, ये 10⁻⁻14 सेकंड की रेंज में होता है। सोचो कितनी फास्ट कोलिजन हो रहे हैं और कितनी सारी कोलिजन हो रही है। समझ में आ गया? अब जरा सोचो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? दिमाग लगाओ, इसी से दिमाग लगाओ। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं और मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लेते हैं 10 कॉलिजन हुए। मुझे बस इतना बता दो, क्या इन 10 कॉलिजन्स के अंदर सब में बराबर टाइम इलैप्स हुआ होगा? दिमाग लगाओ। अरे यहाँ पे कितना पास कॉलिजन हुआ है, ये कॉलिजन कितनी देर बाद हुआ है, हाँ या ना? तो क्या सभी कॉलिजन्स के बीच में रिलैक्सेशन टाइम सेम है? नहीं है। और मैं तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। सोचो कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, कितने सारे कोलिजन हो रहे होंगे, तो क्या सब में रिलैक्सेशन टाइम सेम होगा? नहीं होगा। क्लियर है? समझाने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बात में भी कोई मना नहीं कर सकता कि रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज्यादा डिफर कर रहा होगा। मतलब क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सर यहाँ पर 1 सेकंड लगा और इस वाले कॉलिजन में 1 घंटा लग गया, फिर अगला कॉलिजन 3 साल बाद हुआ, फिर 1 माइक्रो सेकंड में हो गया? ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी ये जो कॉलिजन्स हैं इनकी वैल्यू बहुत क्लोज होंगी, तो क्यों ना एक वैल्यू निकाल ली जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम लोग कोई ऐसी वैल्यू में विश्वास रखते हो ना, कोई ऐसी मैथमेटिकल वैल्यू मिल जाए जिस पे हमें भरोसा हो जाए कि हाँ एवरेज, ऑन एन एवरेज दो कॉलिजन के बीच में इतना टाइम लगता है। जो मैंने तुम्हें बताया ये अंदाजे के हिसाब से बताया हुआ है, ऑन एन एवरेज। रिलैक्सेशन टाइम is the time elapsed between the two collision by the electron. Average relaxation time is the mean of all the relaxation time of all the electrons between two successive collision. मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये जो वर्ड, ये जो टर्म यहाँ पर लिखा है ना, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। अगर आपको रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ गया तो ये भी आ गया होगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आपको एक ऑन एन एवरेज वैल्यू दे रहा है कि कभी भी किसी भी दो कॉलिजन के बीच में ऑन एन एवरेज इतना समय लगा होगा। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि इट इज द एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ ऑल द relaxation time of all the electrons between two collision। तो मैं इसको एक काम करता हूं, टाउ से डिनोट कर देता हूं और इसमें लिख देता हूं τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 प्लस τn डिवाइडेड बाय n। समझ में आ गया?
तो अब बताओ बच्चों, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4 सभी रिलैक्सेशन टाइम अरे ठीक है भाई, टाउ सभी रिलैक्सेशन टाइम की अलग अलग वैल्यू ये पुट करना ज्यादा अच्छा रहेगा या उनकी एवरेज वैल्यू निकालना ज्यादा अच्छा रहेगा? एवरेज वैल्यू ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो ये वाली कहानी समझ में आ गई, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टर्म मुझे और डिफाइन करना है, बहुत ही कम जगह बची हुई है, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ समझने के लिए पहले आपको फ्री पाथ समझना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो बच्चों, दो कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ। अब मुझे ये बताओ, हर बार दो कॉलिजन के बीच में क्या सेम मेन फ्री पाथ का डिस्टेंस है? मतलब दो कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या हर बार सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है? नहीं, तो उसका भी मीन निकालना पड़ेगा। नहीं आ रहा है समझ में? अगर आपको टाइम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो जो मैं यहां समझा रहा हूं वो समझ में आ गया होगा। फ्री पाथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ये हो गया आपका फ्री पाथ। लिख दूं क्या? अरे बताओ जल्दी, लिख देता हूं। व्हाट इज फ्री पाथ? इट इज द डिस्टेंस covered by an electron between two collision। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो मीन फ्री पाथ भी आ गया होगा समझ में, और इसकी इंपॉर्टेंस भी तुम्हें समझनी पड़ेगी। अब आप देख सकते हो दो कॉलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस कवर करा है, क्या वो हर बार सेम है? तो क्या अलग अलग वैल्यू पुट करोगे या कोई एवरेज वैल्यू ले लें? समझ पा रहे हो ना? यहां भी वही एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें दूंगा जो मैंने टाइम में दी थी। दो कॉलिजन के बीच में हर बार सेम डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, यानी फ्री पाथ की लेंथ अलग अलग है, लेकिन वो इतनी भी अलग नहीं है कि यहां पर इसने 2 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है फिर 2 किलोमीटर का कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना। वो वैल्यूज बहुत क्लोज है, तो क्यों ना एक ऐसी वैल्यू ले ली जाए जो कि बहुत ही क्लोज हो इन सभी वैल्यूज के, सभी फ्री पाथ के बहुत क्लोज हो, तो वो मीन निकाल के आएगा ऑब्वियसली। तो वो हो गया मीन फ्री पाथ। इट इज द एवरेज पाथ ऑफ लेंथ दैट एन इलेक्ट्रॉन कवर्स बिटवीन टू कोलिजन। हाँ या ना? तो इसको मीन फ्री पाथ बोल देते हैं हम लोग। इतनी बात समझ में आ गई? ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है, चैप्टर इस टॉपिक के बीच में आती है। तो लेकिन अभी तक हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड नहीं करी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पहले नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आते हैं बच्चों। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और समझ लो बच्चों, हमें समझ में आ गया कि दो कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो क्या है? एवरेज की बात कर रहा हूं। What is the average distance between the two successive collision? मीन फ्री पाथ समझ में आ गया बच्चों। मीन फ्री पाथ को थोड़ी देर के लिए डी बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और दो कॉलिजन के बीच में टाइम कितना लग रहा है, और मैं एवरेज टाइम की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर बार दो कॉलिजन के बीच में टाइम अलग अलग लगता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, पता नहीं कितने कॉलिजन हुए, तो हम एवरेज टाइम की बात कर रहे हैं। तो दो कॉलिजन के बीच में एवरेज जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। हाँ या ना? तो बच्चों मुझे ये बताओ, रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ? अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं हुआ? तो रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला एक और हो गया तुम्हारे पास, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय स्पीड। और ये कौन सी स्पीड है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया? यानी कि इससे ये बात समझ में आ गई कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा होता है टकराने के लिए, तो टकराने के बाद जब दूसरा मतलब दो कॉलिजन के बीच में, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन का कहीं कॉलिजन हुआ और अब वो दूसरी तरफ कॉलिजन के लिए जा रहा है, उस बीच में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें ये बात बताई थी, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन कहीं भी कोलाइड कर रहा हो लेकिन हमेशा उसका ध्यान कहाँ रहता है कि मुझे पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना है, मुझे पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना है। तो इसका मतलब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट। तो यही है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अभी इसका फॉर्मूला आया नहीं है, अभी करेंगे डायरेक्ट। पर ये चीज क्लियर हो गई। रिलैक्सेशन टाइम अगर कभी फाइंड करना हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी और मीन फ्री पाथ दिया हो, तो आप यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि अगर दो कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, जैसे मान लो इधर पॉजिटिव प्लेट है और इलेक्ट्रॉन इधर गया, उसकी टक्कर हो गई, कॉलिजन हो गया। कॉलिजन हो गया, वो घूम के धीरे धीरे जाएगा उधर ही, क्योंकि वो उधर की तरफ ड्रिफ्ट हो गया है। ड्रिफ्ट इन द सेंस उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया। बच्चों अगर उसमें एक्सेलरेशन आ गया, किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया आपने, उसमें एक्सेलरेशन आ गया, क्या उसके अंदर वेलोसिटी नहीं आएगी? मेरी बात समझ में आ रही है? कॉलिजन के बाद वेलोसिटी, अगर मैं थर्मल वेलोसिटी की बात करूं ना बच्चों, तो कॉलिजन के बाद वेलोसिटी एक बार को जीरो हो सकती है। यहां पे फर्क समझ लो अच्छे से। जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हो, तब थर्मल वेलोसिटी की वजह से जो कॉलिजन हुआ है, वहां पर वेलोसिटी एक बार को इलेक्ट्रॉन की जीरो हो सकती है। रैंडम मोशन के अंदर भी मान लो इलेक्ट्रॉन आया इधर से और इधर से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दोनों टकरा गए, दोनों की वेलोसिटी सेम थी, टकरा के वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। इक्वल है, ऑपोजिट है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है। तो थर्मल वेलोसिटी एक बार को किसी एक इलेक्ट्रॉन की जीरो हो सकती है, पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। क्योंकि मान लो इलेक्ट्रॉन इधर आया, उसका कहीं कॉलिजन हुआ भी और वेलोसिटी जीरो हो भी गई, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक फोर्स तो लगी रहा है ना पॉजिटिव प्लेट की वजह से। एक्सेलरेशन तो फिर भी लगी रहा है। जैसे कि मान लो उधर पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन आया आया आया, उसकी टक्कर हुई और वो रुक गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्शन लग रहा है पीछे। मेरी बात समझ में आ गई? इसीलिए तो वो ड्रिफ्ट हो रहा है उस प्लेट की तरफ। तो फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन लगा, और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, और उसी वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? नहीं नहीं नहीं, ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है। बस इसके अंदर एक वेलोसिटी होगी जिसको हम बोल रहे हैं v। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है यहाँ पर, अभी मेरी बात समझो। यहाँ पर सिर्फ हमने इसको क्या बोल दिया? v, जो कि जीरो नहीं हो सकता। देखो हर चीज में लिख के नहीं समझा सकता। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर मैं लिखने लग जाऊंगा तो भाई पूरा बोर्ड भर जाएगा। ये फर्क समझ में आया? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो कॉलिजन के बाद एक बार को वेलोसिटी जीरो हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आगे टक्कर मारेगा, तब हो सकता है मोशन में आ जाए, क्योंकि वो रैंडम मोशन है। पर यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नजरिए से सोचो, वो कोलिजन खाने के बाद अगर वेलोसिटी जीरो हो भी गई ना एक बार को कोलिजन की वजह से, तब भी वो वापस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसकी वजह से एक वेलोसिटी क्रिएट होगी, जिसको हम बोल रहे हैं v। क्या बोल रहे हैं बच्चों? यानी कि पॉजिटिव प्लेट की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फोर्स की वजह से जो पार्टिकल में वेलोसिटी आई, उसको हम क्या बोल रहे हैं? v। और थर्मल वेलोसिटी को क्या बोल रहे थे? u। आगे बात समझ में? अब बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उधर ही जा रहा हो। मेरी बात समझ गए? उधर पॉजिटिव प्लेट है और इलेक्ट्रॉन कॉलिजन खा के जा भी उधर ही रहा है, मतलब थर्मल वेलोसिटी की वजह से तो जा ही रहा था उधर, और अब उस पर फोर्स भी लग गया, तो और तेज नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी of electrons by which they moves towards positive plate or terminal when external electric field is applied across
द एंड्स ऑफ कंडक्टर। समझ में आ गया? तो बच्चों मान लेते हैं, देखो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है तो इसका मतलब ये हुआ आपको हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। तो मान लेते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v, तो उसके अंदर वेलोसिटी कितनी आई है बच्चों? v का फॉर्मूला क्या होता है जनरली? u प्लस at, हाँ या ना? तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई? u1 प्लस a τ1। कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई? अभी एक एक इलेक्ट्रॉन करके पकड़ते हैं, हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालते हैं और फिर उन सभी वेलोसिटीज का अगर मैं मीन फाइंड कर दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा। यही है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई सारे इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो किसी की वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है। अगर मैं उसका भी मीन फाइंड कर लूं तो मैं कह सकता हूं कि ऑन एन एवरेज ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं विद दिस वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गया? तो हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करनी है। v का फॉर्मूला u प्लस at होता है। तो मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों? चेक करो इसमें जो u1 है ये किस वजह से? थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। कमरे के अंदर जो टेम्परेचर है उसकी वजह से रैंडम मोशन जो हो रहा था, क्या पता इलेक्ट्रॉन खुद ही उधर जा रहा हो, अपने आप ही उधर जा रहा हो, प्लस उस पॉजिटिव प्लेट ने उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करना है। तो एक तो वो थर्मल वेलोसिटी से उधर जा रहा था और अट्रैक्शन भी लग रहा है, तो और तेज नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के अंदर ये दो कंपोनेंट है, ये थर्मल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है और ये वो है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ। नहीं आ रहा समझ में? तो फिर v2 की वैल्यू बता दो जल्दी से, u2 प्लस a τ2। v3 भी बता दो, u3 प्लस a τ3। ऐसे ही चलता रहेगा। n इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? un प्लस a τn। कोई दिक्कत? बच्चों अब हमें क्या फाइंड करना है? मीन या फिर एवरेज ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज गिव्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे हमें क्या मिलेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। तो बच्चों फाइंड कैसे करोगे जल्दी बताओ? vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किससे डिनोट कर रहे हैं? vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn डिवाइडेड बाय n। यही करोगे, हाँ या ना? अब सभी ये वाली v की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। बच्चों यहां से इरेज कर दूं, ये सारी चीजें इरेज कर दूं। इसमें से हमारे काम का जो फॉर्मूला है ना, एक तो ये है, ये याद कर लो जल्दी से। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को किससे डिनोट कर रहे हैं? टाउ से। एक फॉर्मूला ये एक्सेलरेशन का याद कर लो, e टाउ बाय e v बाय ml। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद कर लो, बाकी का पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, मैं इंसान की तरह बैठ जाता है। vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, बच्चों v1 की वैल्यू बोलो जल्दी, u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस डॉट 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 un प्लस a τn। और इस पूरे के अपॉन में क्या आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बच्चों ये सारे ब्रैकेट अगर खोल भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी आप ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा चेक करो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un प्लस a τ1 प्लस a τ2 प्लस डॉट 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 a τn, इस पूरे के अपॉन में n। हाँ या ना? बच्चों ये डिनोमिनेटर को मैं दोनों के अपॉन में सेपरेटली ले जा सकता हूं। क्या हो जाएगा? vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n प्लस इन सब में कॉमन क्या है? a ब्रैकेट में क्या बचा? τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn डिवाइडेड बाय n। सही है गलत?
बच्चों हम जानते हैं कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या थी? अरे जल्दी बोलो। केस 1 याद करो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया था तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आई थी? प्लस ए, और ये टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमने क्या मार्क किया था? टाउ। क्लियर हो गया? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ए टाउ, विच इज इक्वल टू, ए का फॉर्मूला क्या है? ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला बच्चों क्या आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया माइनस का ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ई वी टाउ बाई एम एल। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? अब यहाँ पर जो माइनस का साइन इंडिकेट हो रहा है वो आप चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? इधर। और इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर है? इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है ना, इस वजह से यहाँ पर ये माइनस का साइन आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नेगेटिव साइन is because electrons are drifted opposite to the direction of electric field। समझ में आ गया बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एसआई यूनिट क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एसआई यूनिट क्या होगी? इन सब की वैल्यू पुट करो एसआई यूनिट की, कितना हो जाएगा? अरे वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड ही आएगा ना। समझ में आ गया? अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में एक बात और याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दो कॉलिजन्स के बीच में कितना है? ड्रिफ्ट सॉरी velocity of electrons between two collision। अब कितना हो गया बच्चों? दो कॉलिजन के बीच में कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया था तब था 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो थर्मल वेलोसिटी प्लस अट्रैक्शन वाली जो वो भी है वेलोसिटी, उन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा? 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन का पहुंचना। बच्चों जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन कितनी सारी कॉलिजन खा रहा है और फिर उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच रहा है, हाँ या ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू मैटर करती है 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड, इतनी कम। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं स्विच ऑन करता हूं, स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी वायर से पंखे तक तो तुरंत पहुंच जाती है, पंखा चल जाता है, पर इलेक्ट्रॉन वहां से इलेक्ट्रॉन पंखे तक कब पहुंचेगा? ये स्पीड है। अब तुम्हें लग रहा होगा फिर पंखा अचानक कैसे चालू हो जाता है? क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर ये वायर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचने में, मान लो यहां पर आपका पंखा लगा हुआ है और ये आपने स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रॉन तो पूरे वायर में हर जगह है ना, तो जैसे ही आपने ऑन करा तो यहाँ पे पास में भी होंगे ना इसके इलेक्ट्रॉन, तो वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए पंखा चालू हो जाता है। वरना वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड है, वायर की लेंथ आपको पता ही होगी, टाइम निकाल लेना। समझ में आ गया? क्योंकि इतने सारे कोलिजन हो रहे हैं, आप ये मत सोचो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में सीधा चल के चला जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये एवरेज वेलोसिटी है। क्लियर हो गया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब यहां पर एक बात और याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चेक करो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, देखो यहां पर क्या क्या आप चेंज कर सकते हो। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज हो सकता है? टाउ की वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं।
वो तो टेम्परेचर जनरली रूम टेम्परेचर पे ही सारी चीजें हो रही हैं, वो कौन ऑल्टर करता है? और रिलैक्सेशन की टाइम की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंजेस क्या ही आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन कर सकते हैं नो डाउट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क पड़ेगा? ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी चीज है जो हम बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जरा सोचो, उतना ही तेज उस पर फोर्स लगेगा, उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर से जो दिया गया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ये सेंटेंस बना के लिख लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्ज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी आल्सो लार्ज। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। तो यहां पर ये बात याद रखना कि ये जो इतनी छोटी वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आ रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की छोटी सी वैल्यू का रीजन ये है कि बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे हैं। समझ में आ गया? दो कोलिजन के बीच की वेलोसिटी अगर कोई पूछे तो वो 10 पावर 6 है। दो कोलिजन के बीच में वेलोसिटी अगर कोई पूछे, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड है। समझ में आ गया? इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होने के बाद भी इतना लार्ज करंट कैसे फ्लो जाता है वायर्स में? क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज बहुत सारा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं ना, वो तो सारे मूव कर ही रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये फाइनल फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे आगे भी फर्दर डेरिवेशंस में करंट का फॉर्मूला इससे डिराइव होगा। ओम्स लॉ भी इसी से डिराइव हुआ है, पता तुम लोगों को? पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट आया, पहले ओम्स लॉ? पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट आया, उसी से ओम्स लॉ निकल के आया। समझ में आ गया? तो इसीलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको लिख लेना, याद कर लेना, रट लेना। समझ गए? तो नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जो भी बातें मैंने बोली हैं उसको अपनी लैंग्वेज में भी तुम हिंदी में साइड में नोट पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है? तो अगली क्लास से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।